Good morning, students. Today we are going to start lesson number 2 in history, that is nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. We have already completed lesson number 1, that is nationalism in Europe. So ये आपका हिस्ट्री का सेकंड लेसन है जिसमें कहा गया है भारत में राष्ट्रवाद. First of all, it is clear to us what does mean nationalism. And before beginning this lesson, I just bring you back before national movement. As we all know that India was under the British rule. The Britishers came to India in 16th century and they established East India Company in order to trade with India. वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने भारत में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी इस्टेब्लिश करने का आइडिया दिया था. When they established East India Company in India, then they started to capture the political power of India. Slowly and gradually, they have grabbed all the political powers of Indian leaders, Indian kings, and they were full-fledged, having the political, social as well as economic powers in his hands. जब उन्होंने हर तरीके से भारत में अपना कब्जा कर लिया, आर्थिक रूप से भी सारी पावर अपने हाथों में ले ली, राजनीतिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी. सो दे बिगेन टू एक्सप्लॉइट द इंडियंस. तब उन्होंने क्या किया, भारत में एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करना शुरू कर दिया. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड में पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. उस वक्त क्या था, वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था. फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐसा युद्ध था जो एक या दो देशों के बीच का नहीं था बल्कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज इसमें शामिल थे. ये आपका 1918 में शुरू हुआ, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ. दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ. तो पहले हम 1914 की बात करते हैं कि 1914 में उस वक्त क्या था कि एक तरफ एक्सिस पावर होते थे और एक तरफ अलाइड पावर्स होते थे जिनके बीच में ये युद्ध शुरू हुआ था. एक्सिस पावर में कौन कौन होता था, जर्मनी, इटली और जापान. अलाइड पावर्स में जिसको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं उसमें ये था यूके, यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसए एंड फ्रांस. ये 4 कंट्रीज एक साइड थे. इन दोनों ग्रुप के बीच में एक बड़ा महायुद्ध हुआ और इस युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले थे जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, कि इस युद्ध ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की. युद्ध के कारण भारत में रक्षा व्यय में वृद्धि, करों में वृद्धि और सीमा शुल्कों में वृद्धि शुरू हो गई. युद्ध की वजह से खाद्यान्नों में कमी आ गई. भारत में अकाल और महामारी जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई. गरीबी, भुखमरी बढ़ने लगी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वार में हमारा देश तो शामिल नहीं था लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों होने लगी. सो द रीज़न इज़ दैट कि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, यूके जो कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, उसका जिन जिन देशों पर कंट्रोल था या जहाँ जहाँ उसका शासन था उन सभी देशों के अंदर उसने वहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया. सपोर्ट लेना शुरू इन द सेंस कि अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसने क्या किया कि भारत में करों में वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिए गए. उस वक्त हम लगान बोलते थे, ठीक है. टैक्स ऑटोमेटिकली किस पे बढ़े, हम इंडियंस पर बढ़ेंगे. इसके अलावा जो भी हमारे देश में खाद्यान्न होता था, फसलें उगाई जाती थी, वो सारा वो किसानों से लगान के बतौर वसूल कर लेता था और इस तरीके से हमारे किसान खाली हाथ रह जाते थे और हमारे देश में भुखमरी और अकाल जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई. हमारे देश गरीब तो था ही, गरीबी और ज़्यादा बढ़ने लगी. जबरन हमारे देश के यंग पीपल को, नौजवानों को जबरन भर्ती करने लगे. किस में भर्ती करने लगे, सेना में भर्ती करने लगे और वो अपने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सेना को भेजता था. सो इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन होने लगे. जो भी रिसोर्सेज, लकड़ी चाहिए, मिनरल चाहिए, खनिज चाहिए, कोल चाहिए, वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम दोज कंट्रीज वेयर इट इज़ हैज़ रूल्ड. तो हमारा भारत देश भी एक ऐसा ही देश था जहाँ उनका अधिकार था, जहाँ उनका शासन चल रहा था. तो अपनी सारी ज़रूरतें
वो हमारे देश से पूरी कर रहे थे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल नहीं थे, लेकिन चूंकि ब्रिटिश इसमें शामिल था, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ रहा था। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम कहाँ तक इनका शोषण झेलते। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। सो व्हेन गांधी जी came to India after completing his education, then he saw that Indian was tortured, exploited by the British government. So at the place of Champaran, that is one of the village in Bihar, where he supported the farmers not to pay lagan or tax to the British government. जब चंपारण बिहार के अंदर गांधी जी एक बार विजिट करने गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों की परेशानियों को सुना, उनकी प्रॉब्लम को देखा, और जब गांधी जी ने ये कहा कि हम में से कोई भी इनको लगान पे नहीं करेगा, कोई भी किसान इनकी कही हुई फसलों को नहीं उगाएगा, इस तरीके से धीरे धीरे लोग गांधी जी के बतौर हिम्मत बढ़ने लगी और लोग उनका विरोध करने लगे। लेकिन गांधी जी ने हमेशा कहा कि हमारा मूवमेंट या हमारा विरोध, हमारा एजिटेशन कैसा होगा? सत्याग्रह होगा। सत्याग्रह का पहले हमें मीनिंग क्लियर करना है कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की अपील। गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि हमें हमेशा अहिंसक तरीके से और सच्चाई की रास्ता अपनाकर लड़ाई करनी है, इनका विरोध करना है। हमें किसी भी तरीके का कोई भी खून खराबा या किसी तरीके की चोट नहीं पहुंचाना है, ना ही किसी भी तरीके का गलत रास्ता अपनाना है देश को आज़ाद कराने के लिए। सो सत्याग्रह शुरू होने लगा। धीरे धीरे सत्याग्रह इतना ज़्यादा शुरू हुआ, ये जो चंपारण सत्याग्रह था जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, 1916 के बिहार के गांव से शुरू हुआ, जहां पे बागान मालिकों ने, फार्मर्स ने गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया और उनको टैक्स या लगान पे करने से डिनाई किया। इसी तरीके से 1917 में एक खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। खेड़ा इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज़ इन गुजरात। वहाँ पे भी किसानों ने गांधी जी के कहने पर चलते चलते राजस्व में राहत की मांग की कि इनको टैक्स कम दिया जाए, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी इस मांग को डिनाई कर दिया तो उन्होंने भी इसका विरोध शुरू किया। नेक्स्ट एक और अहमदाबाद, जहाँ पे मिल मालिकों ने, सूती मिल थी उस वक्त, सूती कपड़ा जहाँ बुनाया जाता था, तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल लोगों के भी लिए हड़ताल के लिए सपोर्ट किया और उनकी मांगों के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट तक उनकी मांगें पहुंचाई। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी मांगों को ठुकरा देती थी, वैसे वैसे गांधी जी इनको कहते थे कि आप अपने रास्ते पर डटे रहिए और आप इनका विरोध करते रहिए और धीरे धीरे ये मांगों को पूरा करने लगेंगे। सिमिलरली हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये लोग तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से हमारा विरोध कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक तरीके से तो ये यूनाइटेड हो रहे हैं और एक न एक दिन हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा शासन। सो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही यू में से कर सकते हैं हार्श पॉलिसीज़ वाला एक्ट पास किया, दैट इज़ नोन एज द राउलट एक्ट, दैट इज हैपेंड इन 1919। एक राउलट एक्ट पास किया। किसने पास किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस वक्त कानून बनाने का अधिकार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। और इस राउलट एक्ट की पॉलिसीज़ क्या थी ये आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को लागू किया गया और इसके तहत ये कहा गया कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया जाएगा। कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की विरोध करेगा या उनके बताए हुए कानून पर नहीं चलेगा तो सरकार ऐसे लोगों को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी मुकदमा के उनको जेल में 2 साल तक रख सकती है। ये कानून वो था। जैसे ही गांधी जी को इस कानून के बारे में पता चला तो गांधी जी ने कहा कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सविनय का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना। इसके तहत गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस कानून को कुचलने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम इनकी हर चीज़ की नाफरमानी करेंगे। सभी मार्केट के अंदर दुकानें बंद रखी गई, रैलियां निकाली गई, मजदूर हड़ताल पर चले गए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ काम करते थे। बैंक, डाकघर, रेलवे स्टेशन, जो भी कर्मचारी जहाँ था उसने सभी ने कोई भी काम पर जाने से इनकार कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ कि राउलट एक्ट पूरी तरह से
नहीं लागू हो पाया, लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। अब देखते क्या है कि जैसे ही रॉलट एक्ट उसने देखा कि फेल हो गया एक तरीके से, तो उसने एक और कानून बनाया, दैट इज़ 13 अप्रैल 1919 को, और ये बहुत बड़ी एक कानून था, दैट इज़ नोन एज मार्शल लॉ लागू करना। मार्शल लॉ लागू क्या था कि मार्शल लॉ लागू करने का मतलब ये था कि कोई भी इंसान बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, उसको शूट फायर एट द साइड, कि उसको वहीं पे गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाए, या कोई भी रैली निकालेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। हुआ ये कि इस 13 अप्रैल, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है बेटा, बुक को गो थ्रू कर लेना, बुक में आपकी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये इंसिडेंट जलियांवाला बाग, दैट इज़ सिचुएटेड इन अमृतसर, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर ये प्लेस है, जहाँ पे मेला लगा करता था, फेयर लगा करता था, और वहाँ गांव के लोग मेला देखने जाया करते थे एज़ यूजुअल। इस साल भी वो लोग 13 अप्रैल को वहाँ पे मेला देखने गए, लेकिन लोगों को नहीं पता था देश में मार्शल लॉ लागू है। जैसे ही वहाँ भीड़ इकट्ठी देखी, तो वहाँ का जो मार्शल लॉ कानून का जो एक मेन जो उसका पॉलिसी मेकर था, जनरल डायर, उसने क्या किया, सभी पुलिस को, अपने अधिकारियों को हुक्म दे दिया कि शूट एट द साइट, इनको सबको गोली मार दिया जाए। सारे लोगों को एक साथ खत्म कर दिया गया, बच्चे, बूढ़े, जवान, बहुत सारी संख्या में लोग उस जलियांवाला बाग के मेले के अंदर मारे गए, जिसको आज हम जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ी इंसिडेंट थी उस वक्त की, जहाँ पे हज़ारों लोग एक साथ मारे गए बिना किसी दोष, बिना किसी फॉल्ट के। और ये एक ऐसी इंसिडेंट थी जिसने चिंगारी भर दी इंडियंस के मन में, इंडियंस के अंदर, कि अब किस तरीके से इनसे निपटा जाए। गांधी जी तो अहिंसक थे, किसी भी तरीके से गोलीबाजी या हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। सो ये जो अमृतसर का जलियांवाला बाग था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग बैसाखी मेले में पहुंचे थे और वो वहाँ मारे गए, इससे बहुत बड़ा मूवमेंट को एक रास्ता मिला। आई मीन जो लोग इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ शामिल नहीं थे, वो लोग भी इसके अंदर शामिल होने लगे। वो लोग भी जगह जगह इकट्ठे होने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, पुलिस के खिलाफ झड़प होने लगी। गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी लोग बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ उतर आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल बी कंटिन्यू विद दिस टुमारो। प्लीज़ गो थ्रू द बुक एज वेल। बेटा आप बुक भी ज़रूर रीड करिएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, और इसी लेसन से आपका एक मैप भी आता है, दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। ओके, हैव अ गुड डे।